तो प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपन ने देख लिया ज्योमेट्री 1 में, ज्योमेट्री 2 में पॉइंट एंड प्लेन को देख लिया, ज्योमेट्री 3 में मेरे ख्याल से लाइन एंड प्लेन के बारे में बात कर ली, इस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए। उसके बाद ज्योमेट्री 4 के अंदर हम लोगों ने लाइन एंड प्लेन हो गया था, तो पॉइंट एंड लाइन को देख लिया, पॉइंट एंड लाइन। उसके बाद ज्योमेट्री 5 के बारे में बात करें तो अपन लोगों ने टू लाइंस के बारे में देख लिया था। हाँ, यहां तक मेरे ख्याल से हम लोग पहुंच गए हैं। अब देखिए, तो अपन ने ज्योमेट्री 1 देख ली, प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरा देख लिया, प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस काटता है, ट्रायंगल बनता है, टेट्राहेड्रन बनता है, वो पूरा देख लिया। ज्योमेट्री 2 पॉइंट और प्लेन को पूरा डिस्कवर कर लिया, ज्योमेट्री 3 में लाइन एंड प्लेन को पूरा डिस्कवर कर लिया, ज्योमेट्री 4 में पॉइंट एंड लाइन को पूरा डिस्कवर कर लिया, ज्योमेट्री 5 में टू लाइंस को पूरा डिस्कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे ज्योमेट्री 6 के साथ। अब यहां पर देखिए, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री 6 टू प्लेन्स को लेकर। दो प्लेन्स अगर गिवन है, दो प्लेन्स के अंदर बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं, दो प्लेन्स को लेकर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। आइए दो प्लेन्स की ज्योमेट्री को आज हम डिस्कवर करेंगे। सब बच्चे ध्यान देखेंगे। मान लीजिए पहला प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये अपन को दो प्लेन्स गिवन है, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, दो प्लेन्स अपन को गिवन है। ठीक है, दो प्लेन्स गिवन है। अब इन दो प्लेन्स को लेकर बहुत सारे प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही निकलेगा कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में रिलेशन क्या है। दो प्लेन्स के बीच में तीन ही रिलेशन होंगे। अगर दो प्लेन्स आपको गिवन है, या तो दोनों प्लेन्स पैरेलल होंगे, या दोनों प्लेन्स कोइंसिडेंट होंगे, या दोनों प्लेन्स इंटरसेक्टिंग होंगे। आइए कैसे पता करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है पता करना। दोनों प्लेन्स पैरेलल तब होंगे जब a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन b2, ये बराबर होगा c1 अपॉन c2, विच इज नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2। क्योंकि प्लेन की इक्वेशन देखते ही हमको दिखता है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। जैसे हमने पहले प्लेन की इक्वेशन देखी, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर आ गया वो आ गया a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। और दूसरा प्लेन दिखा तो दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। ये आ गया दोनों के दोनों प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर। तो दोनों प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर उनके नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, दोनों प्लेन्स भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2। और यहीं पर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक ही प्लेन की इक्वेशन दो तरीके से लिख दी गई है। अब सवाल उठता है कोई भी इक्वेशन दो तरीके से कैसे लिखेंगे, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई कहता है एक ही लाइन को मैंने दो तरीके से लिख दी, या एक ही पैराबोला को मैंने दो तरीके से लिख दिया। कोई भी इक्वेशन अगर दो तरीके से लिखी गई है तो दूसरा तरीका उसका यही है कि गिवन इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाएंगे अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। तो ऐसे केस में प्लेन्स क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट। और इंटरसेक्टिंग कब होंगे, इंटरसेक्टिंग तब होंगे व्हेन n1 वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू n2 वेक्टर। अगर n1 वेक्टर n2 वेक्टर के पैरेलल नहीं है, पैरेलल का चिन्ह लगा काट दिया है, अगर n1 वेक्टर n2 वेक्टर के पैरेलल नहीं है तो प्लेन्स क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। अब यहां पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। कोइंसिडेंट में तो कोई विशेष सवाल नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस पूछी जा सकती है। बोर्ड पर देखें, इफ पैरेलल, अपन एक एक को गजब तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। अगर पैरेलल हैं तो एक प्लेन कुछ ऐसा है और एक प्लेन कुछ ऐसा है। अगर दो प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दो प्लेन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। अब दो प्लेन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत ज्यादा आसान है। मैं बताता हूं कैसे, सुनो ध्यान से। पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको याद ही होगी। अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 z1 है, अगर बाहर का पॉइंट
x1 y1 z1 है, तो पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पर भी वही है। अब सुनो कैसे वही है मैं बताता हूं। ये अपन प्लेन 1 कह देते हैं इसको और प्लेन 2 कह देते हैं इसको। ये पहला वाला प्लेन की इक्वेशन और ये दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन। अब दोनों प्लेन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि दोनों प्लेन्स बिल्कुल ऐसे पैरेलल है, दोनों प्लेन्स बिल्कुल ऐसे पैरेलल है, तो दोनों प्लेन्स के बीच में अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यह निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला प्लेन है तो इस प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो। आइए, प्लेन पर पॉइंट निकालने का बेस्ट तरीका है या तो उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल ले, वो भी एक पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस को काटेगा, या उसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, वह भी एक पॉइंट है जहां वाई एक्सिस को काटेगा, या उसका जेड इंटरसेप्ट निकाल लें, वह भी एक पॉइंट है जहां जेड एक्सिस को काटेगा। वो पॉइंट्स बड़े आसान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा। एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, जहां बी और सी यानी वाई और जेड दोनों जीरो होंगे, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा माइनस d1 बाई a1 कॉमा 0 कॉमा 0। ये निकल के आ गया एक्स इंटरसेप्ट माइनस d1 अपॉन a1 कॉमा 0 कॉमा 0। दिस बिकम्स द एक्स इंटरसेप्ट। अभी एक्स इंटरसेप्ट एक पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर दूरी निकाल लो। इस पॉइंट से जो प्लेन की परपेंडिकुलर दूरी होगी वही दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी होगी। बहुत आसान है। अब पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दो अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो इनके बीच की दूरी निकल के आएगी d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ऐसे अगर दो पैरेलल प्लेन्स हैं तो इनके बीच की दूरी हर बार ये निकल के आएगी। यहां पर अपन ने एबीसी के कोफिशिएंट सेम कर दिए हैं। पैरेलल प्लेन्स एक्सप्रेस्ड एज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये ध्यान देंगे, अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेम करने के बाद दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। याद करो बिल्कुल लाइंस दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी जैसा है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल वैसा। कॉपी करिए तो आगे बढ़े। हाँ, पैरेलल प्लेन्स की बात अपन ने कर ली। पैरेलल प्लेन अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उसमें तो भैया एक ही सवाल बन सकता है कि दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। इसमें कोई खास बात नहीं है, पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर एक बार बता देता हूं। पहले बताया हुआ है फिर भी एक बार बता देता हूं कि एनी प्लेन, मान लो एक प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन लेना हो, एनी प्लेन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 can be taken as ax plus by plus cz plus lambda equal to 0। अगर आपको एक प्लेन गिवन है और आपको उस प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन लिखना है तो आप उस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम रहेगा, केवल किसका अंतर आएगा, कांस्टेंट टर्म का। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम रहेगा, केवल किसका अंतर आएगा, कांस्टेंट टर्म का अंतर आएगा। तो एक प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन लिखा जा सकता है। पैरेलल प्लेन्स के बारे में अपन ने बात कर ली। पैरेलल प्लेन्स में और कोई विशेष सवाल बनता नहीं है। कोइंसिडेंट प्लेन में तो दोनों प्लेन एक ही है, उसमें क्या सवाल बनेगा, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। अब अगर मान लीजिए प्लेन्स इंटरसेक्टिंग हैं, इफ प्लेन्स इंटरसेक्टिंग, अगर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके ऊपर काफी सारे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो ये तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल होता है जो कि उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में होता है, और प्लेन देखते ही दिख जाता है हमको नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन्स के बीच का एंगल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2। ये लीजिए, ये आपको दो प्लेन्स के बीच में एक्यूट एंगल दे देगा।
दो प्लेन्स के बीच में। अच्छा, और इंटरसेक्टिंग, अगर दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो और क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। आपको यकीन नहीं होगा, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। याद करो, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन और एक होती थी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में आपको लाइन देने के बजाय दो प्लेन दे देते थे और हम उन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाला करते थे। याद करो कैसे निकालते थे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन? n1 क्रॉस n2 उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर होता है। जो दोनों नॉर्मल्स होते हैं, दोनों नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर होता है। भाई लाइन निकालने के लिए हमको दो ही चीजें चाहिए, लाइन के पैरेलल वेक्टर और लाइन पर एक पॉइंट। तो n1 क्रॉस n2 दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर दे देगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर आ गया। अब याद है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट कैसे निकालते थे? एक्स, वाई या जेड में से किसी एक को जीरो कर देते थे और फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बचती थी, उनको सॉल्व करके पॉइंट आता था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो मैं यहां पर केवल लिखूंगा ऑलरेडी नोन, कि भैया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालना आपको ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी नोन। और क्या पूछा जा सकता है? यस, एक चीज होती है, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन्स होती है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये चीज जरूर हमारे लिए नई है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। इस पर जरूर सब बच्चे ध्यान देंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स पर। क्या है भैया फैमिली ऑफ प्लेन्स? सुनो ध्यान से, यहां पर इस डायग्राम को देखो। मान लीजिए ये एक प्लेन है और मान लीजिए ये दूसरा प्लेन है। ये दो हमारे पास प्लेन है। ऐसे तो इन दो प्लेन्स की ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई। ध्यान से देखिए, ये एक प्लेन ऐसा बाहर की ओर और एक प्लेन यूं ऐसे, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई। अब सवाल उठता है कि अच्छा चलो एक मिनट रुको, पहले फैमिली ऑफ लाइंस को देखें। दो लाइंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था, दो लाइंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते थे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता था। कन्वर्स ट्रू मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए, लैम्डा की विभिन्न वैल्यू के लिए, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ऐसी लाइन देगी जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकले। उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कीजिए 3D में। मनी मन सोचिए मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर एक प्लेन की इक्वेशन है P1 इक्वल टू 0 और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है P2 इक्वल टू 0, तो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। भाई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो लाइन है, तो उससे निकलने वाला इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। तो इनमें से किसी भी प्लेन की इक्वेशन ली जा सकती है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। और इस साइड से भी ट्रू है कि अगर एक प्लेन की इक्वेशन P1 इक्वल टू 0 और दूसरे प्लेन की इक्वेशन P2 इक्वल टू 0, तो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाले किसी भी प्लेन की इक्वेशन हम ले सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तेरी ये तो नवी बात पता लगी। फैमिली ऑफ प्लेन्स P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 represents all possible planes through line of intersection of P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0।
अगर एक प्लेन की इक्वेशन P1 इक्वल टू 0 है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन P2 इक्वल टू 0 है, तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाले जो अनगिनत अनंत प्लेन होंगे, उन सभी की इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 ली जा सकती है। लैम्डा की अलग 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 वैल्यू रखने पर आपको अलग 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 प्लेन मिलेंगे और ये सारे के सारे प्लेन से निकलेंगे P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। आइए इस चीज को हल्का सा लिख के देखें। मान लीजिए एक प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। अगर एक प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है A2x प्लस B2y प्लस C2z D2 इक्वल टू 0, तो एनी प्लेन थ्रू their line of intersection, कोई भी प्लेन जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकलेगा वो लिया जा सकता है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। इसको अपन रीअरेंज कर सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट A1 प्लस A2 लैम्डा, y का कोफिशिएंट B1 प्लस B2 लैम्डा, z का कोफिशिएंट C1 प्लस C2 लैम्डा, कांस्टेंट टर्म मेरे बच्चे D1 प्लस D2 लैम्डा इक्वल टू 0। वाह, ये आ गई एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो कहां से निकलता है P1 इक्वल टू 0 और P2 इक्वल टू 0 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। उत्तेरी यानी इसका नॉर्मल वेक्टर अगर लिखना चाहें तो लैम्डा के टर्म में खट नॉर्मल वेक्टर लिखा जा सकता है और वो आएगा A1 प्लस A2 लैम्डा आई कैप, B1 प्लस B2 लैम्डा जे कैप, C1 प्लस C2 लैम्डा के कैप। ये लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने छोटी सी थ्योरी पढ़ ली, आइए उस थ्योरी पर बेस क्वेश्चन करें। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन मुझे दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन तो कितना ही बड़ा कर सकते हो टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हुए। ये रहा, चलिए आइए देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो कितनी चालाकी की गई है। पैरेलल टू द लाइन, यहां लिखा गया है पैरेलल टू द लाइन और लाइन के आगे दो प्लेन्स लिख दिए गए हैं। अब लाइन के आगे दो प्लेन्स लिख दिए गए हैं, यानी कैसे प्लेन्स? अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ प्लेन्स। तो कौन सी लाइन की बात चल रही है? इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात चल रही है। तो आइए हम बात करते हैं। यहां दो प्लेन्स गिवन है, दोनों का आइए अलग अलग कर लेते हैं। पहला प्लेन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा? पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 2i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप। दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब लाइन ऑफ अब देखो, लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करे और इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल हो। तो वेक्टर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर और कुछ नहीं होता, n1 क्रॉस n2 ही होता है। दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस हमको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर देता है। ऑलरेडी ये चीज वेल नोन है हमको। आई कैप जे कैप के कैप, यहां लिख देंगे 2 3 माइनस 3 और यहां लिख देंगे 3 माइनस 4 2, 3 माइनस 4 प्लस 2। ये आ गया निकल के। तो आई कैप का कोफिशिएंट 3 टू द 6, 4 3 द 12, तो माइनस 6 आ जाएगा। माइनस जे कैप का कोफिशिएंट 2 टू द 4 होते 9, 9 4 13 आ जाएगा। प्लस के कैप का कोफिशिएंट माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17 आ जाएगा। बहुत ही बदसूरत और वाहियात, खैर जो है सो है। तो ये आ गया
-6 i कैप -13 j कैप -17 k कैप। लाइन के पैरेलल वेक्टर भी पता, लाइन के ऊपर पॉइंट भी पता, तो लाइन की इक्वेशन है, आंसर निकल के आ जाएगा x -1 अपॉन -6 इज इक्वल टू y +2 अपॉन -13। चाहे तो माइनस साइन काट भी सकते हो, तीनों जगह आ रहा है क्योंकि ये रेशियो है एक्चुअली, और z +3 होल अपॉन -17। यही है वो लाइन जो इस पॉइंट से निकलती है और इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है। कॉपी करें। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्लेन पाई। बच्चे सोचते हैं पाई पाई उसका नाम रख दिया गया है कि इस प्लेन का नाम आज से पाई। हाँ, फाइंड द प्लेन पाई पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस। कितना चालाक है क्वेश्चन पूछने वाला, इसने लिख दिया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन हम और आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो प्लेन्स का होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स उस पर लाई करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, बोलता है फाइंड द प्लेन पाई पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस। जैसे ही मेरे कानों ने यह सुना कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलना चाहिए प्लेन, तो हम मान लेते हैं लेट पाई प्लेन बी, क्या मान लेंगे 2x + 3y - z + 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x + y - 2z + 3 = 0। ये हमने अज्यूम कर लिया सीधे, 2x + 3y - z + 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x + y अज्यूम कर लिया। यानी इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो x × 2 + लैम्डा, y × 3 + लैम्डा, z × -1 - 2 लैम्डा प्लस 1 + 3 लैम्डा = 0। ये लीजिए x × 2 + लैम्डा, y × 3 + लैम्डा, z × दिस। तो ये प्लेन मान लिया। आगे क्या कंडीशन, अब इकलौता वेरिएबल कौन निकालना है, लैम्डा। भाई इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाला कोई भी प्लेन यही हो जाएगा। इकलौता वेरिएबल क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। आओ देखें, दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। वाह, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सवाल के दो हिस्से हैं। आगे बोलता है फाइंड द इमेज ऑफ दिस इन द प्लेन दिस, और फिर इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। पॉइंट की इमेज आप निकाल लेंगे, अपन तो प्लेन निकालेंगे। इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इसके नॉर्मल वेक्टर को n1 वेक्टर कह दे तो 2 + लैम्डा i कैप 3 + लैम्डा j कैप -1 - 2 लैम्डा k कैप। और यह जो प्लेन हमको गिवन है, और यह जो प्लेन हमको गिवन है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर 3i कैप -j कैप -2k कैप। तो दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख लिया गया है। अब ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होना चाहते हैं, होने दो होने दो। तो n1 डॉट n2 0 होना चाहिए। तो 2 + लैम्डा × 3, फिर -1 × 3 + लैम्डा, फिर -2 × -1 - 2 लैम्डा 0। बहुत बढ़िया गुरुजी, फोड़े है। 3 to the 6 + 3 लैम्डा -3 - लैम्डा +2 + 4 लैम्डा 0। तो 3 लैम्डा -लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 6 लैम्डा। 6 में से 3 गए 3, 3 2 5। बहुत बदसूरत और वाहियात वैल्यू निकल के आई है। ये लीजिए, तो लैम्डा को अगर -5/6 रख देंगे तो आपका रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, जैसे ही दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट किए तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाले किसी भी प्लेन की इक्वेशन P1 + लैम्डा P2 = 0। अब आपको प्लेन मिल जाएगा, तो प्लेन मिलने के बाद इमेज, पॉइंट की तो प्लेन में मिरर इमेज निकालने में हम एक्सपर्ट हैं। कॉपी करिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर r डॉट करके इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे r डॉट करके इक्वेशन आ गई तो घबराने और रोने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये एक प्लेन की इक्वेशन है, r वेक्टर को चुपचाप आप लिख दीजिए xi कैप + yj कैप + zk कैप, इसका डॉट i कैप + 3j कैप -6। जब भी इक्वेशन r डॉट करके दिखे तो रोने होने की जरूरत नहीं है, रोना बुरी बात होती है। सीधे आप ऐसे लिख दीजिए तो बन जाएगा x + 3y
ये लीजिए, ये हो गई पहले प्लेन की इक्वेशन। ऐसे ही यहां पर भी आर वेक्टर को लिख दीजिए मनीमन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये इक्वेशन भी क्या निकल के आ जाएगी, 3x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। जब भी आर डॉट वाई डॉट करके इक्वेशन आ जाए तो आर को आप लिख दीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपकी इक्वेशन तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी 3D में। क्या बोलता है क्वेश्चन तो पढ़े जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। जैसे ही कानों ने सुना इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकले तो P1 प्लस लैम्डा P2 3x माइनस वाई माइनस 4z प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लीजिए, x इंटू 3 प्लस लैम्डा प्लस y इंटू माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4z माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये निकल के आ गया हमारे पास, सही है ना, 3x माइनस वाई, बिल्कुल सही गुरुजी, बहुत सही, बिल्कुल सही, ये वो आ गई। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। एक ऐसा प्लेन निकालिए जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकलता हो और उसकी ओरिजिन से लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर दूरी मूल बिंदु से यूनिटी हो, 1 हो। तो इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए। इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, वही ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मॉड के अंदर यहां -6 लैम्डा ही बचेगा और नीचे रूट के अंदर आएगा 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर -1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये लीजिए, ये क्वाड्रेटिक आएगी और 2 प्लेन्स आएंगे। 2 प्लेन्स आने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है तो एक प्लेन ऐसे ऊपर की ओर 1 यूनिट की दूरी पर और एक प्लेन ऐसे नीचे की ओर 1 यूनिट की दूरी पर, 2 प्लेन्स ऐसे आएंगे। ठीक है, तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व नहीं कर रहा, लैम्डा की वैल्यू आएगी, रख देंगे, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं सॉल्व एंड गेट, कॉपी कर लीजिए। चलिए, बहुत सारी बातें अपन 2 प्लेन्स पर कर ली। वैसे तो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी 2 प्लेन्स का आप एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता देता हूं, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्का सा कवर कर लेते हैं। देखो, आप लोग तो वैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो डायग्राम इसका बर्बाद सही बनता है, सही नहीं बना, अच्छा नहीं बना। मान लीजिए एक प्लेन है और ये एक और प्लेन है, तो इन 2 प्लेन्स का ये हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सुनेंगे ध्यान से, इन 2 प्लेन्स का ये हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो, इन 2 प्लेन्स के बीच में 2 एंगल निकल के आ रहे हैं, एक तो ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है। अब कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज ये तो अपने को नहीं पता है। ठीक है, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, तो 2 एंगल के एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर हो सकता है एक प्लेन कुछ ऐसा आ जाए, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे, ये एक एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन हो गया, उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही निकलेगा। ये एक एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन हो गया। ऐसे दूसरा एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन, रंग बदल लेते हैं, ऐसे दूसरा एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन कुछ यहां पर ऐसा होगा, इस प्रकार से होगा, जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा ऐसे। तो अब मैं आपको एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स की इक्वेशन बताने जा रहा हूं। कॉमन सेंस की बात है, 2 प्लेन्स के 2 एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स आएंगे। अगर 2 प्लेन्स हैं जो व्हाइट से बने हुए हैं तो उनके बीच में 2-2 एंगल बनेंगे, तो 2-2 एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स निकल के आएंगे। आइए अब देखिए इधर, बल्कि इधर लिख लेते हैं गिवन प्लेन्स। इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वह डायरेक्टली जेईई के सिलेबस में नहीं है,
फिर भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। मान लीजिए प्लेन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। मान लीजिए दो प्लेन्स की इक्वेशन आ गई। अब ये दो प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, तो सबसे पहला रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स। जो एंगल बाइसेक्टर प्लेन, अब आप बिल्कुल आपने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, उस स्ट्रेट लाइन का रिफ्रेश कर लो दिमाग में। वो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको पूरा सोच लो आप एक बार। जो स्ट्रेट लाइन का एंगल बाइसेक्टर उसको पूरा सोच लो। अब समझो, अब आप उसको रिफ्रेश कर लेंगे तो अपने आप आपको इजी लगेगा, बहुत ही जुड़ा हुआ लगेगा। गिवन प्लेन्स अगर ये दोनों हैं तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल के आ गया। ये याद करो, लाइंस में क्या होता था, z कंपोनेंट नहीं होता था लाइन में। तो अगर c1 को 0 कर दो आप और c2 को 0 कर दो तो आपको बिल्कुल लाइन वाला मिल जाएगा। अब ये दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन तो आ गई, ये दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन तो आ गई। प्लस साइन लेंगे एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन और माइनस साइन लेंगे दूसरा एंगल बाइसेक्टर प्लेन। प्लस साइन लेंगे एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन और माइनस साइन लेंगे दूसरा एंगल बाइसेक्टर प्लेन। तो दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन तो आ गई, लेकिन कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, आइए बताऊं। बहुत इजी है, सुनना ध्यान से। ये तो हो गया पहला रिजल्ट कि एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन आ गई। कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज, इधर देखेंगे इधर देखेंगे इधर देखेंगे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन है। अगर आप बिल्कुल 2D के अंदर लाइंस का, 2D के अंदर लाइंस का जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है उसको याद करो जरा, कि लाइंस जो होती हैं उन दो लाइंस के बीच में कैसे निकालते हैं हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब सुनो, सबसे पहले क्या करना है, मेक d1 एंड d2 पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दें। क्या बना दे, पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाने के बाद आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अब 2D में लाइंस में c1 नहीं होते थे तो a1 a2 प्लस b1 b2 चेक करते थे। यहां पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चेक करेंगे। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लस साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ये लेस देन 0 है तो माइनस साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन। मेथड बड़ा सिंपल सा है, मेथड बड़ा सिंपल सा है। सुनिए ध्यान से, क्या करना है आपको, करना कुछ भी नहीं है। आप कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दिए, यही अपन 2D में भी करते थे, और वहां पर a1 a2 प्लस b1 b2 चेक करते थे, और यहां पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्योंकि z कंपोनेंट भी मौजूद है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव आया तो प्लस साइन लेने से, यानी इस इक्वेशन में प्लस साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, तो माइनस साइन लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0 है तो माइनस साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन मिलेगा, तो प्लस साइन लेने से एक्यूट एंगल। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। लोग हमेशा पावरफुल के साथ रहना चाहते हैं, लोग हमेशा बड़े लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का साइन
जो मैं बोल रहा हूं सुनो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का साइन होता है। देखो यहां A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है, तो प्लस लेने से बड़े एंगल का बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। यहां A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नेगेटिव है, तो माइनस साइन लेने से बड़े एंगल का बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये हमेशा इसका साइन लेने से बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है, यानी हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है। अगर यह पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेने से बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और अगर यह नेगेटिव है तो माइनस साइन लेने से बड़े एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल बाइसेक्टर। कॉपी करें और बातें करेंगे।